अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक्स में हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा कि किस तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एटम बनाते हैं, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल मिलकर ऑर्गेनेल्स बनाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेल्स मिलकर एक पूरा सेल बनाते हैं। और एक ही तरह के सेल एक ही काम करने के लिए इकट्ठे होकर टिश्यू बनाते हैं और फिर मुख्तलिफ टिश्यू एक काम करने के लिए इकट्ठे होकर ऑर्गन्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर स्टमक एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है और फिर मुख्तलिफ ऑर्गन्स एक ही काम के लिए इकट्ठे होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मसलन ये हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इंहज़ाम। तो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक पूरा जानदार बनाते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है इंडिविजुअल लेवल, जिसे हम होल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, या आप कह लें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरह से बनता है? मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक पूरा जानदार बनाते हैं। मसलन हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो ये सारे के सारे सिस्टम मिलकर एक पूरा होल इंडिविजुअल, एक पूरा मुकम्मल जानदार बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल लफ्ज़ का मतलब ही इंडिविजुअल, ये लफ्ज़ है, इन का मतलब है नॉट, और ये डिविजुअल लफ्ज़ निकला है डिविजिबल से। डिविजिबल कहते हैं तकसीम हो जाने वाला, तो इनडिविजिबल ना तकसीम होने वाला, यानी एक जानदार जो सा है वो मुकम्मल, वो तकसीम नहीं हो सकता। आप इसको इस तरह से समझें कि अगर आप इसके सिस्टम्स को तकसीम करेंगे अलग-अलग, तो वो पूरा जानदार एज ए होल काम नहीं कर सकेगा। अगर आप उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग कर लें, डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग कर लें, तो अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा। तो जब ये इकट्ठे मिलेंगे तो फिर ये काम करेंगे। इस वजह से हम इसे कहते हैं इंडिविजुअल, यानी नॉट डिविजिबल। तो स्टूडेंट्स, एक जानदार के अंदर पूरा जो इंडिविजुअल है उसमें जो मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम होते हैं, यानी एक पूरे जानदार में ऑर्गन सिस्टम मुनज़्ज़म होके पूरा जानदार बनाते हैं। लेकिन प्लांट्स में मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर पूरा जानदार बनाते हैं, क्योंकि पौधों के अंदर ऑर्गन सिस्टम इतने मुनज़्ज़म नहीं होते। मतलब पौधों में ऑर्गन्स ही होते हैं, उनके ऑर्गन सिस्टम मुनज़्ज़म जानवरों की तरह नहीं होते। यानी जिस तरह हमारे अंदर ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, पौधों में ऐसा नहीं होता। लिहाजा पौधे की जो होल बॉडी है वो ऑर्गन से मिलकर बनेगी, और जानवरों की, एनिमल्स की होल बॉडी ऑर्गन सिस्टम के मिलने से बनेगी। और इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, ये एक पूरा जानदार बन गया है, तो हर जानदार में यूनिक ख़ास खसूसियात होती हैं जो कि उसी जानदार की स्पीशी के दूसरे मेंबर से डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर हम ह्यूमन स्पीशी की बात करें तो हर जानदार में एक ख़ास खसूसियत होती है, हर इंसान में एक यूनिक खूबी मौजूद होती है। मसलन आपकी एक शक्लें तो बेशक सबसे आपस में नहीं मिलती, आप जहानत भी एक दूसरे से नहीं मिलती, इवन के मिजाज एक दूसरे से नहीं मिलते। तो एक ही स्पीशी के जो अरकान हैं, एक ही स्पीशी का जो इंडिविजुअल है, उसमें यूनिकनेस मौजूद है, उसकी खसूसियात स्पीशी के दूसरे अरकान से डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं। वेरियस ऑर्गन्स, मुख्तलिफ ऑर्गन्स इन प्लांट्स, पौधों में, एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स, यानी पौधों में ऑर्गन्स, क्योंकि पौधों में ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं होते, और एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम आर असेंबल्ड टुगेदर, मिलते हैं, जुड़ते हैं, टू फॉर्म एन इंडिविजुअल, एक पूरा जानदार बनाने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। द होल, यानी इंडिविजुअल को आप कह सकते हैं द होल ऑर्गेनिज्म। और फिर वो कह रहा है इंडिविजुअलिटी, हर जानदार की एक इंडिविजुअलिटी कह सकते हैं आप, शनाख्त, अलहदा शनाख्त। द होल ऑर्गेनिज्म, मुकम्मल जानदार, हैज़ इट्स इंडिविजुअलिटी, उसकी एक अपनी शनाख्त है, वो दूसरों से अलग है। एज फार एज, यानी अगर हम बात करें इट्स करैक्टर्स, अगर हम इसके करैक्टर्स की बात करें, आर कंसर्न्ड, यानी हम सिर्फ उसके करैक्टर की फ़िक्र करें,
یعنی کریکٹر کی بات کریں، کریکٹر کے حوالے سے ہر جاندار میں ایک انڈیویجویلٹی، علیحدہ سے شناخت موجود ہے. اٹ از ڈفرینٹ فرام دا ممبرز، یہ ممبر سے ڈفرینٹ ہے، آف دا سیم سپیشی، اپنی ہی سپیشی کے، ان سرٹن رسپیکٹ خاص لحاظ سے، یعنی ہر سپیشی کا رکن خاص لحاظ سے اپنی ہی سپیشی کے دوسرے رکن سے کیا ہوگا، ڈفرینٹ ہوگا، علیحدہ ہوگا. اب آگے ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، ایک مکمل جو انڈیویجول ہے، جو جاندار ہے، اس کے اندر ہونے والے اعمال، اس کے جو آرگن سسٹم کام کر رہے ہیں، آرگنز کام کر رہے ہیں، یہ ویل کوآرڈینیٹڈ ہے، ان میں بڑا ربط ہے، ان میں کوآرڈینیشن ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آرگن سسٹم کے کام کا دوسرے آرگن سسٹم کے کام پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، یا ایک آرگن کا کام دوسرے آرگن کے کام سے آپ کہہ لیں لا علم ہے، نہیں، بلکہ کوآرڈینیشن ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی ہیوی ایکسرسائز کرتے ہیں، یا کافی دنوں کے بعد کوئی دوڑ لگاتے ہیں، یا گھر پہ کوئی بہت زیادہ کام کرتے ہیں، تو کیا ہوگا، کام کرنے سے ہمارے اسکیلیٹل مسلز، یعنی مسلز کام کرتے ہیں. مثلاً میں یہاں پہ بائسپ جم میں جاتا ہوں، بائسپ کی گیم لگاتا ہوں، تو یہاں پہ جو بائسپ مسلز ہیں یہ زیادہ کام کر رہے ہیں. اب ہوگا کیا، مسل جب زیادہ کام کرے گا نا، تو زیادہ کام کرنے کے لیے اس کو زیادہ خوراک چاہیے. اب زیادہ خوراک کہاں سے آنی ہے، خوراک آنی ہے گلوکوز کے ٹوٹنے سے ATP بنے گی. اب گلوکوز کو توڑنے کے لیے کیا چاہیے، آکسیجن چاہیے. اب کیا ہوتا ہے، زیادہ خوراک مسل کو پہنچانے کے لیے زیادہ آکسیجن پہنچانی پڑتی ہے تاکہ زیادہ گلوکوز کو توڑا جا سکے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ریسپیریٹری سسٹم تیز ہو جاتا ہے، آپ کا سانس لینے کا رفتار، یعنی سانس لینے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ آکسیجن انہیل کریں. اور پھر بلڈ سرکولیٹری سسٹم تیز ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے مسل کا کام کیا ہے تو ریسپیریٹری سسٹم تیز ہو گیا ہے، بلڈ سرکولیٹری سسٹم تیز ہو گیا ہے. کیوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ بلڈ آکسیجن کو لے کے یہاں تک پہنچے اور یہاں پہ موجود مسل کو خوراک فراہم کی جائے. یعنی آپ نے صرف ہیوی ایکسرسائز کی ہے تو اس سے آپ کا ریسپیریٹری سسٹم انکریز ہو گیا ہے، بلڈ سرکولیٹری سسٹم تیز ہو گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بھی تیز ہو جائے گا. اور اسی کے ساتھ آپ کا جو نروس سسٹم ہے، نروس سسٹم یعنی جو پیغام رسانی کا کام ہے جسم میں، وہ بھی انکریز کر جائے گا، وہ بھی بڑھ جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹس آپ کو بتاتے چلیں کہ جو رابطے کا نظام ہے نا جسم میں جو کنٹرول کا نظام ہے، یعنی جس طرح ہمارے آپس میں جو کوآرڈینیشن ہے، رابطہ ہے پورے جسم میں، وہ کیسے ہوتا ہے. جانوروں میں کوآرڈینیشن کے دو طریقے ہیں. ایک ہے نروس کوآرڈینیشن، جس میں برین اور اسپائنل کارڈ انوالو ہوتا ہے، یعنی پورے جسم میں پیغام رسانی. مثلا میں یہاں پہ یہ جو ہاتھ ہلا رہا ہوں، یہ میرے دماغ سے میسج جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ میرے مسلز جو سے وہ کانٹیکٹ اور ریلیکس کر رہے ہیں اور میرا ہاتھ ہل رہا ہے. یہ ہوتی ہے نروس کوآرڈینیشن. ایک دوسری کوآرڈینیشن ہمارے اندر موجود ہے جسے ہم کہتے ہیں اینڈوکرائن کوآرڈینیشن. اینڈوکرائن کوآرڈینیشن کیا ہے، یہ ہوتی ہے گلینڈز کے ذریعے، گروپ آف گلینڈز پروڈیوس ہارمونز دیٹ کنٹرول دا میٹابولک ایکٹیویٹیز. یعنی مثال کے طور پر اگر میرے بلڈ کے اندر پانی کی مقدار ایک خاص حد سے کم ہو گئی ہے تو کیا ہوگا، پانی کی اس کمی کو ہائپو تھیلیمس برین میں سینٹر ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور وہ میسج بھیجتا ہے کڈنی کو، نیفرون کو، کہ وہ خون سے پانی کی ری ابزارپشن زیادہ سے زیادہ شروع کر دے. کیونکہ پانی کی کمی ہے تو پانی کو یورین کی شکل میں خارج نہیں کرنا، واپس باڈی میں ایبزارب کر لینا ہے. تو پانی کو ری ابزارب کر لیا جاتا ہے اور تاکہ بلڈ میں پانی کی کمی نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ پیاس کا احساس ہوتا ہے اور آپ پانی پیتے ہیں. تو یہ جو ہارمون یعنی جو ہائپو تھیلیمس ہے، ہائپو تھیلیمس اینٹی ڈیوریٹک ہارمون پیدا کرتا ہے جو کہ نیفرون کو جا کے میسج دیتا ہے کہ وہ بلڈ میں سے کڈنی میں سے جو یورین میں سے پانی کو ری ابزارب کر لیا جائے بلڈ میں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو. تو لیکن پودوں میں ایسا نہیں ہے، پودوں میں نروس کوآرڈینیشن نہیں ہے. اینیمل میں نروس بھی ہے، اینڈوکرائن بھی ہے، گلینڈز کے ذریعے بھی، لیکن پودوں میں نروس کوآرڈینیشن تو سرے سے نہیں ہے. تو پودوں میں کوآرڈینیشن کس طرح سے ہوتی ہے اسٹوڈنٹس؟ پودوں میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے ہارمونز کے ذریعے.
पौधों में ग्लैंड्स भी नहीं है। पौधों में कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सिक्रीशन यानी हार्मोन की प्रोडक्शन से पौधे अपनी इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं। देखते हैं जी, कोऑर्डिनेशन, द वेरियस फंक्शन यानी एक्टिविटीज़, प्रोसेसेस कहते हैं सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ यानी मुख्तलिफ फंक्शन, एक्टिविटीज़ एंड और यानी काम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जानदार के, आर कोऑर्डिनेटेड, उनका आपस में राब्ता होता है। इन एनिमल्स ऑल द सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, एनिमल में तमाम सिस्टम आपस में राब्ते के ज़रिए काम करते हैं। फॉर इंस्टेंस, अब क्या लें कि एक लम्हे के लिए या एक मिसाल के लिए हम समझते हैं, इफ़ ए मैन, अगर कोई शख्स, इज़ इंगेज्ड, वो इन्वॉल्व है, शामिल है, वो कर रहा है क्या, इन कॉन्टीन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, लगातार और मुश्किल एक्सरसाइज कर रहा है, वर्जिश कर रहा है, नॉट ओनली हिज मसल आर वर्किंग, उसके सिर्फ मसल काम नहीं कर रहे, बट देयर इज इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, बल्कि उसके सांस लेने की रफ्तार भी तेज़ हो जाती है। क्यों होती है मैंने भी आपको बता दिया। एंड हार्ट बीट तेज़ हो जाती है यानी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है। टू सप्लाई मसल विद इंक्रीज्ड ऑक्सीजन, ताकि मसल को ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके, क्योंकि उसको ज़्यादा खुराक चाहिए, ऑक्सीजन से वो ज़्यादा ग्लूकोज को तोड़ेगा, ज़्यादा खुराक लेगा। एंड फूड यानी ऑक्सीजन एंड फूड विच दे नीड, जिसकी उसको ज़रूरत है फॉर कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज, लगातार एक्सरसाइज करने के लिए। इन एनिमल्स, और इसी तरह एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड, कोऑर्डिनेशन हासिल की जाती है बाय मींस ऑफ नर्वस सिस्टम के जरिए, यानी एक सिस्टम हो गया इसमें नर्वस सिस्टम, एंड एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम यानी ग्लैंड्स जो हार्मोन पैदा करते हैं। जबकि पौधों में, इन प्लांट्स ओनली लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, यानी इसमें जो रेगुलेशन होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, उसमें ज़्यादा वक्त लगता है। मतलब नर्वस कोऑर्डिनेशन में तो फ़ौरन आपने हाथ किसी चीज़ पर रखा, फ़ौरन उठा लिया, लेकिन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में लंबा वक्त लगता है। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन कहते हैं कंट्रोल करना, यानी लंबा कंट्रोल सिस्टम होता है, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए लंबा टाइम होता है। इज़ ब्रॉट अबाउट बाय हार्मोन्स, और ये हासिल किया जाता है, ब्रॉट अबाउट, उसे मुकम्मल किया जाता है बाय हार्मोन्स के ज़रिए, यानी पौधों में ग्लैंड्स भी नहीं होते। फिर आगे हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। कोई भी जिंदा जानदार है ना, उसका किसी भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस की तरफ जो रिस्पॉन्स है वो एज ए होल होता है, पूरा जानदार रिस्पॉन्स करता है। मिसाल के तौर पर हमारी दाढ़ में दर्द हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि बाकी का जिस्म जो सा है वो उस दर्द को महसूस ना करे। मसलन हमारी इस उंगली में दर्द है, तो ऐसा नहीं होता कि बाकी जिस्म को नींद आ जाए, वो सो जाए आराम से, और सिर्फ भी उंगली को दर्द है, हमारा उंगली से क्या लेना देना, नहीं, बल्कि पूरे का पूरा जिस्म उस स्टिमुलस को एज ए होल रिस्पॉन्स करता है, सारे का सारा जिस्म उस पर रिस्पॉन्स करता है। तो ऑर्गेनिज्म वर्क एज ए होल, यानी जानदार पूरे का पूरा काम करता है। एंड इट इंटरेक्ट्स यानी ये आप कह लें तामल करता है, एंड रिस्पोंड और रद्दमल ज़ाहिर करता है टू द इन्वायरमेंट, माहौल को, इन्वायरमेंटल चेंजेस, माहौल में होने वाली तब्दीलियों को एज ए होल, पूरे का पूरा जानदार, यानी जानदार पूरे का पूरा इन्वायरमेंट में होने वाली तब्दीलियों को रिस्पॉन्स करता है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर पहले मैं बता दूं कि बोर्ड के हवाले से कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन अहम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं कौन से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इंडिविजुअल लेवल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड में किसी भी दूसरे लेवल, मसलन इंडिविजुअल लेवल और पॉपुलेशन लेवल पे नोट लिखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। फिर इसमें सवाल बनता है, पहला सवाल ये रेड कलर में क्वेश्चन नंबर 1 मैंने मार्क किया है, हाउ ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड। तो इसका जवाब ये क्वेश्चन 1 से लेकर 1 तक, पहली 2 लाइनें मैंने 1 से लेकर 1 तक मार्क किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड इफ़ ए मैन इज़ कॉन्टीन्यूसली इंगेज्ड इन हार्ड एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका जवाब भी मैंने 2 से 2 तक मार्क किया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ये नीचे लिखा हुआ है, व्हाट आर मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स।
تو اس کا جواب بھی یہ نمبر 3 سے لے کر 3 تک میں نے مارک کیا ہوا ہے، یہاں سے آپ نے یہاں تک اس کا جواب کرنا ہوگا۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔